नमस्कार दोस्तों, ये लास्ट एपिसोड है। मैं तीसरा भाग है ये मेरे राइडर्स टू द सी के ऊपर मैंने जो वीडियो बनाया है सीरीज़। ये तीसरा और अंतिम भाग है। इसमें कुछ चीज़ें मैंने दूसरे भाग में मैंने मिस कर दी, वो मैं आपको बता रहा हूँ कि जब डेड बॉडी लाई जाती है उस एकांकी के अंत में, लगभग अंत में, बाटले की डेड बॉडी, जो लास्ट सर्वाइविंग सन था मौर्य फैमिली का, छठा बेटा उसका सौलाया जाता है। मैंने बताया कि वो घोड़े लेकर के रेड मेयर और ग्रे पोनी को लेके जाता है जेटी की तरफ, और वहाँ से वो मेनलैंड के लिए रवाना होने वाला है। तो वो जब जाता है तो द्वीप के किनारे किनारे जो रास्ता है वो बहुत ही ऊंचा क्लिफ की तरह स्टीप हाइट है। वो 50-60 मीटर ऊंचा जो है वो किनारा है, और वो किनारे किनारे जाता है रस्सी नाक में लगाए रेड मेयर के। वो पैदल चला जा रहा है, तभी जो है वो ग्रे पोनी उसको धक्का देता है और वो ऊंचाई से वो गिर जाता है। और वो वहाँ वो समुद्र के उत्ताल जो बहुत ही रफ जो सी है, उससे वो धक्के खा खा करके वो किनारों से टकरा के उसकी मृत्यु हो जाती है, डूब जाता है। तो इस तरह बाटले की बड़ी भयंकर मृत्यु होती है। ये समाचार, दुखद समाचार, वो मौर्य के परिवार को देते हैं गांव वाले। तो मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो एकांकी है वो ग्रीक प्ले की तरह है, और ये दुखद नाटक है। लेकिन मज़े की बात है कि जॉन मिलिंगटन सिंह का टैलेंट बहुत ही अद्भुत था। उन्होंने एक प्ले बॉय ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड लिखा, जो बहुत ही सुंदर कॉमेडी है। उसमें है कि एक यंग मैन है, वो अपने गांव में अपने पिता को वो धक्का दे करके या कुछ उठा के मार देता है, वो उसका सर फट जाता है, और फिर वो गांव से भाग जाता है ये सोच के कि उसके पिता को उसने मार दिया है। तो भाग जाता है और दूसरे गांव में जाके आश्रय लेता है वहाँ के सराय में। और प्ले बॉय ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड में ये लड़का जो जो हीरो है उसका, क्रिस्टी मैहोन ऐसा ही कुछ नाम है, तो वो उस गांव की लड़कियों का हीरो बन जाता है। कि आयरिश लोग जो है ना, आउटलॉ को बहुत इज्जत करते थे, कि वो कॉलोनी थी, तो जो भी कानून को तोड़ता था वो लोग इज्जत करते। तो ये भी लड़का एक तरह से वो जो है पुलिस से बचने के लिए, कानून से बचने के लिए वो आके गाँव में छुप जाता है, क्योंकि वो समझते हैं कि उसने अपने पिता की हत्या कर दी। अब ये गांव की लड़कियां, सिरफिरी लड़कियां उसको हीरो बनाती हैं। कोई उसको कुछ खिलाता है, कोई कुछ खिलाता है, वो अपनी बेस्ट चीज़ें अपने घर से लाती हैं। वो बहुत मज़े करता है कुछ दिन। और इस नाटक के अंत में उसका बाप आता है और उनको डांटता है लड़कियों को कि अरे ये एक नंबर का बदमाश और निकम्मा है, और इसको तुमने हीरो बना रखा है, और मैं मरा नहीं हूँ, और मैं कोई अत्याचारी नहीं हूँ। तो इस तरह जो है, इस तरह एक एंटी क्लाइमैक्स पे अंत होता है ये नाटक। तो प्ले बॉय ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड जो है बहुत ही मज़ेदार कॉमेडी है, जो 3 एक्ट में है, 3 अंक में है। तो सिर्फ ट्रेजेडी ही नहीं, कॉमेडी बहुत अच्छा लिखते थे। इसी तरह वेल ऑफ द सेंट्स एक उनका नाटक है, जिसमें क्या होता है कि 2 बेगर हैं, दोनों ही अंधे हैं, दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं। और वो एक आयरलैंड में एक ऐसा वेल है, कुआं है, जहाँ कहते हैं कि किसी आत्मा ने, पवित्र आत्मा ने ब्लेसिंग किया है कि उसके पानी को जो आंखों से अंधा भी लगा ले तो वो उसकी आंखें ठीक हो जाती हैं। तो ये बेगर जो है आंखों उसकी मदद से अपनी दृष्टि पा लेते हैं। लेकिन वो देखते हैं कि वो दोनों जैसा सोचते थे एक दूसरे को वैसे है नहीं, कुरूप है। तो वो लोग भगवान कहते हैं, भगवान वापस मेरी आंखें जो हैं वो अंधी हो जाएँ तो अच्छा है। तो इस तरह वो अफसोस करते हैं। तो वेल ऑफ द सेंट्स में ऐसी कहानी है जो बड़ी मज़ेदार है। इसी तरह टिंकर्स वेडिंग उन्होंने लिखा, और डैडर ऑफ सॉरो लिखा। तो उनके ये प्रमुख जो हैं, शैडो ऑफ द ग्लेन लिखा, ये नाटक है उनके। 7 नाटक उन्होंने कुल लिखे। तो शैडो ऑफ द ग्लेन, डैडर ऑफ सॉरो, टिंकर्स वेडिंग, वेल ऑफ द सैंड्स, राइडर्स टू द सी, प्ले बॉय ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड। और उनका एक संस्मरण है जो उन्होंने, वो जो 14 दिन, 15 दिन, 20 दिन जा कर के वो अरैन आइलैंड्स में रहे, और उनका जीवन अध्ययन करने के लिए, और वो घंटों घूमते रहते थे और बहुत वॉक करते थे। 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर वो घूमते रहते थे किनारों पे, और हमेशा वहाँ समुद्र को उताल देखते थे, डिस्टर्ब देखते थे, कुहासा छाया रहता था। और 15-20 दिनों बाद वो वापस आयरलैंड चले जाते थे या फ्रांस चले जाते थे। तो वहाँ वो जो उन्होंने सोजर्न किया, जो छोटा छोटा स्टे किया, और उनको जो उन्होंने कहानियाँ सुनी, एक कहानी वो बहुत सुपरस्टिशस थे,
और वो 19वीं सदी के अंत में या 20वीं सदी के शुरुआत में भी वो अंधविश्वासी थे, हालांकि वो क्रिश्चियन थे, लेकिन फिर भी वो पेगन थे, स्पिरिट से वो नॉन क्रिश्चियन बिलीफ जो उनके थे पुराने विचेज, चुड़ैलों में, आत्माओं में, प्रेतात्माओं में, वो उनका विश्वास जो है ये नॉन क्रिश्चियन विश्वास भी वो एक्सप्रेस करते थे। एक मछुआरे के परिवार ने उनको बताया कि उनके बच्चे को सचमुच जो है ना वो परियां उठा के ले चली गई, और वो बहुत विश्वास करता था, उसका कोई बच्चा डूब गया या खो गया तो उसका विश्वास था कि रात के समय जो है वो फेयरीज जो हैं वो चुरा के लेके चली गई। और वो ये सब बातें उन्होंने अरान आइलैंड्स जो उन्होंने संस्मरण लिखा है इसमें सब जिक्र किया है। उनका सौभाग्य है कि उन्होंने W.B. येट्स जो उनके प्रिय मित्र थे, उन्होंने उनको ये निवेदन किया कि वो जाएं अरान आइलैंड्स और वहाँ का जीवन पढ़ें, और उन्हीं के जीवन, मछुआरों और जो किसानों के जीवन को लेकर के वो कुछ लिखें। और वो अपने गुरु की आज्ञा को मान के, मित्र और गुरु W.B. येट्स की आज्ञा को मान करके वो अरान आइलैंड्स गए थे। अरान आइलैंड्स में रहे कई बार, और उनके जितने भी क्रिएटिव वर्क हैं मेजर, वो उसी अनुभव पे आधारित हैं, अरान आइलैंड्स में जो उनका स्टे हुआ था। तो W.B. येट्स जो है वो 19वीं सदी के अंत में आयरिश लिटरेरी मूवमेंट हुआ, जो स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था। आयरलैंड की स्वतंत्रता के लिए जो लोग लड़ रहे थे, जो आयरिश लोग बहुत ही प्राउड फील करते हैं अपने ट्रेडिशन का, तो उसका एक हिस्सा था आयरिश लिटरेरी मूवमेंट, जिसमें जो आयरलैंड के पुराने जो माइथोलॉजी है, हिस्ट्री है, उसको लेकर के उन्होंने कलम की मदद से स्वाधीनता संग्राम किया। W.B. येट्स थे, लेडी ग्रेगरी, जॉन मिलिंगटन सिंह वगैरह वगैरह, बहुत से जो इंटेलेक्चुअल्स थे, उन्होंने आयरिश लिटरेरी मूवमेंट को आरंभ किया और एबी थिएटर की स्थापना की इन लोगों ने, और उनमें नाटक रचे जाते थे। जॉन मिलिंगटन सिंह ने डायरेक्शन भी किया, और वो ओरिजिनल जो है वो जूते जो पहना करते थे वहाँ के लोग, जो है चमड़े का, रॉ स्किन का, वो पैम्पूटी बोलते हैं उसको, वो लेके आए थे वो, और उन्होंने डायरेक्शन भी दिया था राइडर सुअसी का। तो ये बहुत ही मल्टी टैलेंटेड थे। और जॉन मिलिंगटन सिंह, अफसोस की बात कि बड़े महान प्रतिभाओं की तरह जिनके प्रतिभा पूरी तरह विकसित नहीं हो सकी, जैसे जॉन कीट्स, मार्च 26 को भी उन्होंने नहीं छुआ, 25 साल कुछ महीने बाद जॉन कीट्स की मृत्यु हो गई, और 30 के आसपास ही शैली की मृत्यु हो गई। तो ऐसे ही कितने महान लेखक थे जो कि अपना पूरा जीवन नहीं जी सके। जॉन कीट्स ने वो जो कुछ लिखा उससे वो उसकी तुलना, कुछ क्रिटिक कहते हैं कि वो उसकी प्रतिभा शेक्सपियर, सबसे बड़े राइटर शेक्सपियर के की प्रतिभा के बराबर जॉन कीट्स की प्रतिभा थी। विल्फ्रेड ओवेन एक ऐसे कवि थे जो महज 24-25 साल की अवस्था में मर गए। वो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, वो खुद ही सोल्जर थे और पोएट भी थे, और उन्होंने जो कुछ भी एंटी वॉर पोएम लिखे, आज भी उनसे अच्छा कोई नहीं लिख सका। एंथम फॉर डूम्ड यूथ, द सेंड ऑफ वगैरह, कितने ही स्प्रिंग ऑफेंसिव, कितने ही बहुत ही मेमोरेबल एंटी वॉर पोएम लिखे विल्फ्रेड ओवेन। विल्फ्रेड ओवेन भी 25-26 साल की अवस्था के भीतर ही मर गए प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। तो वो भी अद्भुत प्रतिभा थे। तो ऐसे ही विल्फ्रेड ओवेन, जॉन कीट्स पे, शेली की तरह जॉन मिलिंगटन भी, सिंह भी बहुत अकाल मृत्यु हुई, और एक अपार क्षति ऐसे महान प्रतिभाओं से हुई। और दुनिया समझ नहीं सकती कि ये अगर 60-70 साल तक जीते, पूरा जीवन जीते, तो कितने महान लेखक बनते। नमस्कार दोस्तों, थैंक यू सो मच। ये तीसरा और अंतिम भाग है राइडर सुअसी और जॉन मिलिंगटन सिंह की प्रतिभा के ऊपर। एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि जेम्स जॉयस जो हैं वो भी आयरलैंड में पैदा हुए, अन्य प्रतिभाओं की तरह। आयरलैंड, मैंने बताया आपको, शुरू में भी बताया था कि आयरलैंड एक ऐसा छोटा द्वीप है जहाँ महान लेखक पैदा हुए। जेम्स जॉयस जो 20वीं सेंचुरी के महान उपन्यासकार थे, 3 ही उपन्यास लिखे उन्होंने, और वो बहुत ही मॉडर्न थे, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस के रूप में लिखते थे। ये आदमी जैसे सोचता है आगे पीछे, वो सिलसिलेवार ढंग से कहानी नहीं कहते थे। उनका पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज ए यंग मैन, वो ऑटोबायोग्राफिकल है।
उसके बाद आपको यूलिसिस बोल के एक उन्होंने उपन्यास लिखा, सिर्फ 24 घंटे की कहानी है, अद्भुत है यूलिसिस। और एक फिनिगन्स वेक, 3 उनका जो है उपन्यास है। और डबलिनर्स बोल के उन्होंने एक कहानी संग्रह लिखा, जो कि अद्भुत है, बहुत ही मॉडर्न है। और वो इतना अपने प्रतिभा के बारे में कॉन्फिडेंट थे कि उन्होंने एक बार यहाँ तक कह डाला, उनकी जब रचनाएं प्रकाशित नहीं, वो कोई पब्लिश नहीं करता था, क्योंकि वो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती थी, बहुत ही मॉडर्न होती थी, और स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस एक नई चीज़ थी, उनके उपन्यास अद्भुत थे। तो उन्होंने एक बार कह डाला, वो जीवन में विशेष कुछ हासिल नहीं कर सके, वो जीवन भर स्ट्रगल करते रहे। एक बार तो उन्होंने स्कूल मास्टरी की खुद को जीवन रक्षा के लिए, और उन्होंने ये कह दिया कि जब तक आयरलैंड के लोग मेरे रचनाओं को, जो कि एक आईना की तरह है, जब तक अपना आयरलैंड के लोग अपना मुंह मेरी रचनाओं के आईने में नहीं देखेंगे, तब तक वो सभ्य नहीं होंगे। आयरलैंड के लोग तब तक सभ्य नहीं होंगे। वो आयरलैंड छोड़ के बाहर चले गए, वो भी आयरलैंड को उन्होंने छोड़ दिया हमेशा के लिए। वो अपने कैथोलिक अपब्रिंगिंग से बहुत परेशान थे, और वो उसके जो बहुत ही उनके रीगर्स थे, बहुत ही कठिनाई, और वो जो कठिनाइयाँ थी उनके बचपन में, वो पले बड़े, इतना धार्मिक प्रतिबंध था उनके ऊपर, उससे वो रिवोल्ट करके वो उन्होंने छोड़ दिया आयरलैंड। लेकिन बड़े मज़े की बात है कि जीवन में उन्होंने जो कुछ भी लिखा, चाहे उपन्यास हो, कहानी हो, कविता हो, वो सब आयरलैंड के बारे में ही था। और इस तरह जेम्स जॉयस भी वहीं पैदा हुए। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, जेम्स जॉयस, ऑस्कर वाइल्ड, जॉन मिलिंगटन सिंह, तो ऐसी ऐसी प्रतिभाएं जो हैं आयरलैंड में जन्म ली। मेरा यकीन है कि आपने ऑस्कर वाइल्ड के बारे में सुना होगा, तो होगा। वो 2 कहानियाँ मैंने उनकी पढ़ी हैं, अद्भुत हैं। मुझे लगता है कि जो भी स्कूल गोइंग बॉय है, उसे ज़रूर पढ़ना चाहिए 2 कहानियाँ, द हैप्पी प्रिंस और द सेल्फिश जायंट। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।